हाँ जी मेरे सीए इंटर के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक जबरदस्त सेशन पे। दोस्तों आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे सर बाकी चैप्टर का विजडम सेशन ले आइए, एंड हियर आई एम मेकिंग विजडम सेशन फॉर रिमेनिंग चैप्टर। दोस्तों जिसको भी नहीं पता है कि ये विजडम सेशन क्या होता है, मैं एक बार बताना चाहता हूं। विजडम का मतलब जो चीज एग्जाम के लिए जरूरी है। हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि टमाटर एक फ्रूट है, ये एक नॉलेज है, बट उस टमाटर को फ्रूट सैलेड में नहीं डालना है, इसको बोलते हैं विजडम। तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो मॉड्यूल पे है आईसीएआई की, वो नॉलेज है, लेकिन एग्जाम के लिए क्या जरूरी है उसको बोलते हैं विजडम। एंड आई मीन इट, इस विजडम सेशन में मैं उतनी ही चीजें आपको कराता हूं जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ना एक कम ना एक ज्यादा। बिफोर आई मूव अहेड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमने कौन कौन से सेशन यूट्यूब पे डाले हुए धमाकेदार तरीके से। ये सारी चीजें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फिर चाहे आपका एग्जाम जनवरी 26 पे हो, फिर चाहे आपका मई 26 पे हो, फिर चाहे सितंबर 26 पे हो, क्योंकि यहां पे जो मैंने चीजें बनाई हैं ये अपकमिंग, जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक चीजें रेलिवेंट रहेगी। बात को ध्यान से सुनना। एक यहां पे दिख रहा है आपको सुपर पावर बैच। ये सुपर पावर बैच में मैंने लास्ट के 4 चैप्टर कवर कराए जो आपके 50 मार्क्स कवर करता है, जैसे इंटरप्रिटेशन, जीसीए, फेमा, एलएलपी, अलॉन्ग विद क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। ये बहुत जबरदस्त इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको मैंने 12 घंटे के अंदर पूरे कॉर्पोरेट लॉ को खत्म किया दोस्तों, एक ये सेशन है। और जो मैंने अभी विजडम सेशन के बारे से बताया, तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 का विजडम सेशन अपलोड किया था। और कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आए थे कि सर एलएलपी और फेमा के भी विजडम सेशन डाल दीजिएगा। तो एलएलपी का, फेमा का और जीसीए का भी मैंने विजडम सेशन डाल रखा हुआ है। और अब आपकी डिमांड आ रही थी कि सर विजडम सेशन ही रिमेनिंग चैप्टर के लिए करा दो, और ये विजडम सेशन जैसे मैंने आपको बताया वो तो है ही है। इस पे मैं क्वेश्चंस भी बड़े क्रिस्प मैनर में कराता हूं, जैसे आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका पूरे के पूरे चैप्टर का हर एक टेक्निकल पॉइंट कवर हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर भी कैसे कराता हूं, ये भी विजडम वे पे होता है। पूरा का पूरा पैराग्राफ वाइज कहानी नहीं, कट शॉर्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर। ये आपके इंस्टीट्यूट ने कट शॉर्ट करके नहीं दिया, ये कट शॉर्ट मैं खुद करता हूं। जनवरी 21 पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सीधा जो पूछा है वो फैक्ट्स दिया, जो आंसर करना था वो। इससे आपका टाइम बहुत बचता है, इसी के लिए मैं इसको विजडम सेशन बोलता हूं। देखो, कट शॉर्ट क्वेश्चन, कट शॉर्ट आंसर, जो एग्जैक्ट पूछा और एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ताकि आप सीधा उस टेक्निकल पॉइंट को पॉलिश करें जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए इसका नाम विजडम है कि जितना जरूरी है उतना ही। तो हर एक लेक्चर का अपना अपना पर्पस है दोस्तों। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, कॉर्पोरेट लॉ वाला भी डिटेल था। विजडम सेशन इज ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट है जिससे आप पूरी चीजें कवर कर सकते हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड विथ चैप्टर नंबर 5, क्योंकि मैंने 1 से लेके 4 तक का विजडम सेशन दिया हुआ है, पीछे एलएलपी, फेमा, जीसीए का विजडम सेशन दिया हुआ है, तो बीच के जितने भी विजडम सेशन बचे, चैप्टर 5, 6, 7, मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे विजडम सेशन आपके सामने रखूंगा दोस्तों। सो लेट अस बिगिन, बट बिफोर आई मूव अहेड दोस्तों, अगर ये सारे कंटेंट और मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, और कोई भी एक लेक्चर उठा के देख लो, इतना क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं डंके की चोट में आपको बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा आपके। एट द एंड आप बोल के जाओगे बस सर ऐसे ही पढ़ाते रहो, हमारी नैया पार हो जाएगी। सो बिफोर आई मूव अहेड, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब, और लेक्चर खत्म होने के बाद बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। ये सारे नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो जो मैं यूज करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेक्शन 73 से लेके 76A तक का इस पे कवरेज है। डिपॉजिट की डेफिनेशन इस पे 231 पे दी हुई है। डीपीटी के फॉर्म चलते हैं, और जो रूल्स चलेगा वो चलेगा द कंपनीज ब्रैकेट में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। सबसे पहले मैं आपको डिबेंचर और डिपॉजिट के बीच का फर्क बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिबेंचर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होता है, डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डिबेंचर आमतौर पर 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 30 साल तक के लिए आप डिबेंचर इशू करते हो, लेकिन डिपॉजिट मिनिमम 6 और मैक्सिमम 36 मंथ के लिए होता है। हाँ, एक्सेप्शन जरूर है कि आप 6 महीने से कम के लिए भी डिपॉजिट ले सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन 6 महीने से कम भी कितना, मिनिमम 3 महीने।
और इसमें डिपॉजिट की लिमिट भी 10% हो जाती है। जब मैं आगे डिटेल पे जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लार्ज अमाउंट आप उठा सकते हो, यहाँ पे कंपैरेटिवली डिबेंचर के कंपैरिजन में स्मॉल अमाउंट आप उठाते हो। यहाँ बोरोइंग की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डिपॉजिट में बोरोइंग की लिमिट होती है। डिबेंचर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल दोनों होता है, डिपॉजिट में कन्वर्जन का कोई कंसेप्ट नहीं है। इस पे कंप्लायंस हैवी है, इस पे थोड़े से कंपैरेटिवली कम कंप्लायंस है। ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों है, ये भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों होता है डिपॉजिट। इस पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाता है डिबेंचर के केस पे PS3 पे, यहाँ पे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जाता है DPT3 के अंदर। यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी होता है, यहाँ पे डिपॉजिटर ट्रस्टी होता है, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर होता है, यहाँ पे डिपॉजिटर होता है, यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, यहाँ पे डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व होता है। ये इनके बीच का डिफरेंस था और दोनों बोरोड फंड के अंदर ही आते हैं दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ। डिपॉजिट की अगर डेफिनेशन की बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैप्टर डिपॉजिट के ऊपर लगता है, तो कहता है देखो डिपॉजिट में इंक्लूड होता है कोई भी पैसा कंपनी को रिसीव हो रहा है, फिर आप उसको डिपॉजिट बोल के दो, लोन बोल के दो, या किसी भी अदर फॉर्म में दो, उसको बोलेंगे डिपॉजिट। यानी कि कंपनी के पास किसी भी तरीके से कोई भी पैसा आ रहा है वो डिपॉजिट है। इसको ब्लैंकेट डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन साथ में कहता है कुछ कैटेगरीज ऑफ अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे, जो सीजी आरबीआई के साथ कंसल्ट करके बताएगी, जिसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। रूल 21C के अंदर ये सारे नेगेटिव लिस्ट दिए कि किसको किसको कौन कौन से अमाउंट को डिपॉजिट नहीं मानना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, शेयर एप्लीकेशन मनी आपको आया, 60 डेज में आपने अलॉटमेंट कर दिया, वो डिपॉजिट नहीं है। बैंक से आपने लोन लिया, वो डिपॉजिट नहीं है। आपने किसी एम्प्लॉय से नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, वो डिपॉजिट नहीं है। डिबेंचर सिक्योर्ड है, डिपॉजिट नहीं है। चलो अनसिक्योर्ड है, लिस्टेड है सेबी में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड नहीं है। तो ये पूरी नेगेटिव लिस्ट है जो हम लास्ट पे करेंगे, बट पहले जो चीजें आपको बेस बनाने को हेल्प करेगी वो मैं बता दूं। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया, पहले तो क्या बोला, हर चीज डिपॉजिट है। फिर उसके बाद नेगेटिव लिस्ट में बताया ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, बात को ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं, कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले सेक्शन 73 अट्रैक्ट होता है, कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन डालता है। कहता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दोगे, क्रेडिट रेटिंग दोगे, जो इस प्रकार की क्रेडिट रेटिंग होती है सेबी रजिस्टर्ड द्वारा एजेंसी के द्वारा दी जाती है रेटिंग, कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर है और उनसे अमाउंट कितना ड्यू है, ये आपको सर्कुलर इशू करना पड़ता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले, इनवाइट करने के पहले। क्यों? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये सारी चीजें जब एक इंसान देख लेगा तो समझ जाएगा कंपनी को डिपॉजिट देना है कि नहीं देना है। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। तो अब दोस्तों सेक्शन 73 और 76 में आपको साथ में पढ़ाऊंगा, आइए फटाफट बताता हूं। सबसे पहले सेक्शन 73 कहता है प्रोहिबिशन है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। 73 का सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कोई भी कंपनी ना पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट करेगी, ना तो एक्सेप्ट करेगी, ना तो रिन्यू करेगी, एक्सेप्ट इन अ मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर। यानी कि 73(1) कहता है कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ना एक्सेप्ट करेगी, ना इनवाइट करेगी, ना रिन्यू करेगी, लेकिन हाँ एक मैनर बताया है इस चैप्टर के अंदर, उस मैनर से आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट, इनवाइट और रिन्यू कर सकते हो। वो मैनर कहां बताया? मैनर 76 में बताया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय सर्टेन कंपनी। कौन सी कंपनी, कौन सी पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, पढ़ेंगे आराम से। मैं 73(2) पे चलता हूं। 73(2) बोलता है कंपनी रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में। अब आपके दिमाग में आएगा सर रेजोल्यूशन क्यों लिखा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख देते, स्पेशल रेजोल्यूशन लिख देते, सिर्फ रेजोल्यूशन क्यों लिखा है ये बताइए और इसके पीछे का कारण। तो मैं आपको अभी बता दूं, फिलहाल के लिए आप सेक्शन 73(2) पे मान के चले ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात कर रहा है फिलहाल के लिए, आगे मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझाऊंगा। कहता है कंपनी चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में और क्लॉज ए से लेके एफ तक की कंडीशन को पूरा करके मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। देखो लिखा है अ कंपनी में सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से। ये 73 का 2 बोलता है। सर कौन कौन सी शर्त है? पहला तो आपको सर्कुलर इशू करना, जो मैंने आपको बताया क्लॉज ए में। यही सर्कुलर की एक कॉपी आप पहले आरओसी को दोगे, इनविटेशन करने के पहले मेंबर को इनवाइट करोगे, उसके पहले एक कॉपी आरओसी को दोगे। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा। डी वाला क्लॉज इंश्योरेंस की बात थी, वो ओमिट करता है। ई कहता है आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपने डिपॉजिट के रीपेमेंट में और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, और अगर किया भी है
तो आपने उस डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया और 5 साल लैप्स हो चुके हैं, उसके बाद ही आप डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हो, यानी कि 5 साल का कूलिंग पीरियड। और एफ बात करता है सिक्योरिटी क्लॉज की। सिक्योरिटी दे रहे हो तो बता दो, नहीं दे रहे हो तो बता दो, पार्शियल सिक्योरिटी दे रहे हो तो भी बता दो। ये ए से लेके एफ तक की आप कंडीशन पूरी करते हैं तो कोई भी कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कि सर सेक्शन 73 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए से लेके एफ तक की कंडीशन अगर पूरा करेंगे तो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 73(1) कहता है पब्लिक से आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने ही नहीं दूंगा, अगर करना है तो 76 के पास जाओ, 76 में लीगल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करो, उसके बाद ही डिपॉजिट एक्सेप्ट होगा। अब मैं 76 पे चलता हूं। 76 कहता है भाड़ में जाए 73, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 73। मेरे को कोई लेना देना नहीं है 73 में क्या लिखा है। कहता है ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, बीच पे और लिखा हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। ऐसी कंपनी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, और वो अगर पब्लिक कंपनी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है उन पर्सन से अदर देन इट्स मेंबर, यानी कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बोले इसको भी सेक्शन 73(2) कंप्लाई करना पड़ेगा। सर आपने बोला सेक्शन 73(2) तो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए है, 76 बोलता है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो चाहे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, आपको 73(2) तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, साथ में कुछ रूल्स है वो कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला? एक एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती। कौन एलिजिबल है? पहली बात तो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, या तो टर्नओवर 500 करोड़ और मोर होना चाहिए। तो एलिजिबल कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी, साथ में नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर या टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है। अब इसका लूसिड इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि वो एलिजिबल कंपनी है ही नहीं। प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। ठीक है सर, जो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी कि पब्लिक तो है लेकिन नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 500 करोड़ और मोर नहीं है, वो भी सिर्फ मेंबर से करेगी। यानी कि सर हर कंपनी जो है मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी पब्लिक से। यानी कि सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी चाहे तो मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले या तो पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले, दोनों से कर सकती। ठीक है सर, यहां तक हुआ। अब कंप्लायंस चार्ट की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी है, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, 73(2) ए से लेके एफ तक कंप्लाई करो, रूल कंप्लाई करो, ले लो। पब्लिक कंपनी हो, नॉन एलिजिबल हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो मेंबर से, क्योंकि पब्लिक से ले ही नहीं सकते क्योंकि आप नॉन एलिजिबल हो, आपको भी यही कंप्लायंस करना पड़ेगा जो प्राइवेट कर रही है। अब एलिजिबल कंपनी है, ये सिर्फ मेंबर से लेना चाहती है तो इसको भी 73(2) ए से लेके एफ तक और रूल। सर ये पब्लिक से लेना चाहती है तो 73(2) ए से लेके एफ, साथ में 76 भी कंप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक से ले रहे हो। और अगर सर पब्लिक और मेंबर दोनों से ले रहे हो तो सेम कंप्लायंस 73(2) ए से लेके एफ भी लगेगा, साथ में 76 भी लगेगा। ठीक है सर, अब आते हैं सर जीवन पे आगे। 1 तो आपने पढ़ा दिया सेक्शन 73 का, अब आप पढ़ा दो सर सेक्शन 73 का सबसेक्शन नंबर 2। सर 73 का 2 अभी तो आपने पढ़ाया था, आइए थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला? रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में। अभी फिलहाल के लिए आप ऑर्डिनरी मानना जब मैं मेंबर की बात कर रहा हूं। जब मैं सेम चीज आपको 76 में पढ़ाऊंगा तो थोड़े से इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा। क्या कहता है सर? कहता है सबसे पहले आपको सर्कुलर इशू करना है डीपीटी 1 में, जो मैंने आपको बताया था। इस पे ये 4 बातें आपको बतानी रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, उनसे अमाउंट क्या ड्यू है। ये आप किसको भेजते हो? मेंबर को भेजोगे, क्योंकि आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजोगे, या तो स्पीड पोस्ट से या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से। ठीक है, अब कहता है न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराना है ना तो ऑप्शनल है। मेंबर को जब आप इनवाइट करते हो डिपॉजिट के लिए तो ये ऑप्शनल है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको पब्लिकेशन करना है उस स्टेट में जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये ऑप्शनल है। लेकिन यही अगर एक पब्लिक कंपनी कर रही है तो उसके लिए मैंडेटरी है। ठीक है सर, अब कहता है ये सर्कुलर जो है बोर्ड की अथॉरिटी से सर्कुलेट होगा, यानी कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद। इस सर्कुलर की वैलिडिटी क्या होगी? 6 मंथ, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां से 6 महीने, या जिस दिन आपकी एनुअल जनरल मीटिंग है, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, जो विच एवर इज अर्लियर, यहां तक की वैलिडिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 6 महीने 30 सितंबर को एंड होता है, लेकिन जनरल मीटिंग 30 जून को हो गई तो सर्कुलर की वैलिडिटी 30 जून। इसके बाद फिर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो फ्रेश सर्कुलर आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर,
ये सर्कुलर कम से कम 30 दिन पहले आप आरओसी के पास फाइल करोगे। सवाल आता है सर 30 दिन पहले कहां से? जब आप इस सर्कुलर को मेंबर को दोगे, उनको इनवाइट करोगे, जिस दिन आप उनको देने वाले हो उनसे 30 दिन, कम से कम 30 दिन पहले आपको ये आरओसी को देना है। आपको एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना है। कब बनाना है सर? हर फाइनेंशियल ईयर के ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि हर ईयर पे, आई रिपीट, हर ईयर पे ऑन और बिफोर 30 अप्रैल को आपको एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना है। तो आप अगर इस साल खड़े हो, इस साल के 30 अप्रैल पे खड़े हो, तो देखोगे फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल का 30 अप्रैल पे आप खड़े हो, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है, उसका 20% आप डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व पे क्या करोगे? ब्लॉक करके रखोगे, एक एंट्री पास करके रखोगे कि भाई इतना तो मेरा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व के लिए। ठीक है सर, सी वाला पॉइंट हुआ। डी वाला पॉइंट इंश्योरेंस का था, ओमिटेड है। ई वाले पॉइंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट, कि कंपनी ने डिपॉजिट के रीपेमेंट में कभी डिफॉल्ट नहीं किया, ना इंटरेस्ट के पेमेंट में किया है, और अगर किया भी है तो उसको हमने सुधार लिया है। सुधारने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड चले गया है। एफ वाला पॉइंट क्या बोलता है? कहता है देखो, सिक्योरिटी अगर नहीं दे रहे हो या पार्शियल सिक्योरिटी दे रहे हो, इसको अनसिक्योर्ड बोला जाएगा, और आपको हर सर्कुलर पे इसको क्लियरली लिखना पड़ेगा, ये अनसिक्योर्ड है। लेकिन अगर कंप्लीट सिक्योरिटी दे रहे हो तो आप बोलोगे कि सिक्योर्ड है। यानी कि सर एफ वाला क्लॉज क्या बोलता है? अगर सिक्योरिटी नहीं है या पार्शियल सिक्योरिटी है तो आपको इसको अनसिक्योर्ड बोलना है। ठीक है सर, 73(3) पे चलता हूं। कंपनी की ड्यूटी है जिस टर्म्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उस टर्म्स में रीपे करना। नहीं करोगे तो डिपॉजिटर एनसीएलटी के पास जाएगा और एनसीएलटी आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, उल्टा डैमेज अलग लगाएगा। 73(5) अपने को कहता है जो आपने डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाया है उसको सिर्फ आप रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए ही यूज करने वाले हो। तो 73(1) पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए मना किया। 73(2) कंडीशंस बता रहा है मेंबर से डिपॉजिट लेने के लिए। 73(3) कंपनी को बोल रहा है जिस टर्म्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था उसी टर्म्स में पे करना। 73(4) बोल रहा है नहीं पे करोगे तो एनसीएलटी के पास चले जाएगा डिपॉजिटर। और 73(5) बोलता है डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का एक ही इस्तेमाल होगा, दैट इज रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अब आते हैं सर सेक्शन 76 पे। जब हम एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ पब्लिक कंपनी होने से पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं सर, आपको एलिजिबल पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा। एलिजिबल मतलब क्या? पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है, दोनों में से कोई एक चलेगा, दोनों की जरूरत नहीं है, तो आप बन गए एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब मैंने आपको बताया था ना रेजोल्यूशन का इंटरप्रिटेशन, आपको बताऊंगा। रेजोल्यूशन का इंटरप्रिटेशन यहां पे आता है, कहता है देखो प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा मेंबर्स की बाय मींस ऑफ व्हाट रेजोल्यूशन। सर वहां पे आपने ओआर बताया था 73(2) पे, तो सर यहां पे भी ओआर लगेगा क्या? नहीं, यहां पे चीजें थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए मैंने बोला था कि जब मेंबर से डिपॉजिट ले रहे हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मान के चलना, लेकिन जब एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी का आ रहा है तो यहां पे चीजें बदलती कैसे? कहता है देखो अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो 181(c) की लिमिट में। सर 181(c) की लिमिट क्या है? कहता है कंपनी की बोरोइंग अगर उसके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तक है, इसको बोलते हैं 181(c) की लिमिट में। मान लो कंपनी की ऑलरेडी कुछ बोरोइंग है, अब वो डिपॉजिट के थ्रू बोरोइंग ले रही है, तो अब जितना बोरोइंग ले रही है डिपॉजिट के थ्रू, अगर ये टोटल बोरोइंग मिला लें एग्जिस्टिंग और अब जितना ले रहे हैं वो, ये दोनों को मिला के 181(c) की लिमिट क्रॉस हो रही है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए क्रॉस हो रहा है, तो भैया फिर आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आप डिपॉजिट ले रहे हो और इसके पहले की जो आपकी बोरोइंग है, ये सब मिला के आपके 181(c) की लिमिट में है, तो इसको बोला जाता है ये 181(c) की लिमिट में है, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। इसीलिए 73(2) पे वहां पे वर्ड रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी या स्पेशल अलग से नहीं लिखा हुआ है। द रीजन बीइंग सेम 73(2) से लेके एफ पब्लिक कंपनी को भी लगता है जब वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और उसके लिए वेरिएशन है कि कब ओआर लगेगा कब एसआर लगेगा, तो वहां पे सिर्फ रेजोल्यूशन लिख के छोड़ दिया है, यानी कि इंटरप्रिटेशन बड़ा क्लियर है। सर प्राइवेट कंपनी है, हाँ सर, अपने मेंबर से डिपॉजिट ले रही है, हाँ सर, क्या लगेगा? ओआर ही लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सर जहां बात पब्लिक कंपनी की आ गई, 181(c) की लिमिट में अगर ले रहे हो तो ओआर, 181(c) की लिमिट के बाहर ले रहे हो तो एसआर। ठीक है सर, अब सी वाला पॉइंट है, ओआर और एसआर की एक कॉपी आपको किसको देनी पड़ेगी? आरओसी को, डिपॉजिट इनवाइट करने के पहले, पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट करोगे उसके पहले।
अब कहता है कंप्लायंस करना पड़ेगा 73 टू ए से लेके एफ। हाँ सर करना पड़ेगा, क्योंकि 73 टू ए से लेके एफ दोनों ही केस पे लगेगा, मेंबर से डिपॉजिट लो चाहे पब्लिक से लो, दोनों केस पे लगेगा। अब कहता है इस पे रेटिंग लेनी पड़ती है डिपॉजिट की, तो रेटिंग वहां पे भी लेते थे, यहाँ पे अलग क्या है, कहता है रेटिंग के साथ साथ कंपनी की नेटवर्थ बताओगे उस रेटिंग में, लिक्विडिटी बताओगे कंपनी के पास कितना कैश इन हैंड कैश एंड बैंक है, कंपनी की रीपेबल कैपेबिलिटी क्या है कि कब तक औकात है कंपनी की डिपॉजिट रीपे करने की, एडुकेट सेफ्टी होना चाहिए। अब एडुकेट सेफ्टी का मतलब क्या होता है, हमारे पास रेटिंग ना दुनिया भर की रेटिंग होती है, आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखो ये दुनिया भर की रेटिंग होती है, तो कहता है कम से कम एडुकेट सेफ्टी यानी कि रेटिंग ए होनी चाहिए, बराबर है, इसको बोलते हैं एडुकेट सेफ्टी होनी चाहिए कम से कम। आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो कम से कम एडुकेट सेफ्टी रहे। ये रिकॉग्नाइज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लोगे, सेबी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है। पब्लिक को इन्फॉर्म करोगे ये रेटिंग जब उनसे आप डिपॉजिट इन्वाइट करोगे, हर साल लोगे ये रेटिंग को जब तक आपका डिपॉजिट चल रहा है, और ये आरबीआई के द्वारा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये बताया है, ठीक है सर। अब कहता है देखो एफ वाला पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब ध्यान देना, जब आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे थे तो क्या कह रहा था, सिक्योरिटी दे रहे हो तो बता दो, नहीं दे रहे हो तो बता दो, पार्शियल दे रहे हो तो भी बता दो, अनसिक्योर्ड बोल के, यानी कि ऑप्शन था जब आप मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो सिक्योरिटी दो चाहे ना दो चलता है, लेकिन जब आप पब्लिक को डिपॉजिट के लिए इनवाइट कर रहे हो मैंडेटरी आपको डिपॉजिट के लिए चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। टेंजेबल असेट पे ही चार्ज क्रिएट करोगे, इनटेंजेबल पे नहीं करोगे, डिपॉजिट होल्डर के फेवर पे करोगे। वैल्यू ऑफ असेट जो रहेगा वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट को कवर करना चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा इवेल्युएट की जाएगी, समझा सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब 76(2) पे चलता हूं। 76(2) बोलता है जब आप पब्लिक से डिपॉजिट इन्वाइट कर रहे हो ना, तो इस चैप्टर के अंदर जितने प्रोविजन है वो पब्लिक से जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे ना, तो इस चैप्टर के अंदर जितने प्रोविजन है वो मुतातिस मुतंडिस लगेंगे। मुतातिस मुतंडिस लगेंगे का मतलब क्या है, विथ नेसेसरी चेंजेस लगेंगे। एग्जांपल, अब जैसे आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो 76 लगता है, लेकिन साथ में आप 73 टू ए से लेके एफ भी लगा रहे हो ना। अब 73(3) की बात करें, वो कहता है कंपनी जिस टर्म्स एंड कंडीशन में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में रिटर्न करना है। तो क्या ये 73(3) जो है क्या ये पब्लिक कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, लगेगा। अब अगर वो पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली है, रीपे नहीं कर रही है, तो क्या एनसीएलटी के पास 73(4) पे डिपॉजिटर नहीं जा पाएगा, जाएगा। तो मुतातिस मुतंडिस का मतलब ये हुआ सारे प्रोविजन जो मेंबर से डिपॉजिट लेने के वक्त लग रहे हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट लेने के वक्त भी लगेंगे, लेकिन नेसेसरी चेंज के साथ। मुतातिस मुतंडिस का मतलब होता है नेसेसरी चेंज। अब क्या नेसेसरी चेंज है, अब देखो मेंबर से डिपॉजिट ले रहे थे तो सिक्योरिटी क्रिएट करना ऑप्शनल था, बट पब्लिक के केस पे क्या है, मैंडेटरी है। वहां पे ओआर लग रहा था प्राइवेट कंपनी के केस में, यहां पे क्या लग रहा है, एसआर लग रहा है। तो जहां जहां जो जो चीजें चेंज करने वाली चीज है वो कर सकते हो। जब आप मेंबर से डिपॉजिट इनवाइट करते हो तो आप आरपीएडी स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो, और न्यूज़पेपर पे पब्लिश कराना ऑप्शनल है, बट जब आप पब्लिक को इनवाइट करोगे तो न्यूज़पेपर में मैंडेटरी है करवाना। तो जहां जहां चेंज करना है वहां वहां चेंज कर लो, बाकी एज इट इज लगेगा, एज इट इज लगेगा विथ नेसेसरी चेंजेस जहां जहां पे भी चेंज करना है, ठीक है सर। यहां तक की बात हमको समझ में आती है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं फटाफट, कुछ चीजें आपको मेरे को बतानी है, कुछ एग्जम्पशंस मुझे आपको पढ़ाने हैं। आपने 73 पढ़ लिया, आपने 76 पढ़ लिया, 73 76 के बाद कुछ एग्जम्पशन है। क्या एग्जम्पशन है सर, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ना ये एग्जम्पशन पढ़ाने के पहले मैं आपको लिमिट्स पढ़ा देता हूं कि कितनी डिपॉजिट की लिमिट है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो 3 कैटेगरी की लिमिट है, और अगर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो उसकी लिमिट अलग है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की लिमिट है। यहां पे जो आपको पब्लिक कंपनी दिख रही है ये नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। बात को ध्यान से सुनना, 3 कैटेगरी की लिमिट है, 35%, 100% और अनलिमिटेड। सर ये किसका देख रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए का। अगर आप नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो मेंबर से डिपॉजिट तो लोग पब्लिक से तो डिपॉजिट नहीं ले पाओगे, सिर्फ मेंबर से ही ले पाओगे 35%। लेकिन अगर आप आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो तो 100%, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो 100%। सर कौन सी प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो स्टार्टअप है ना तो 3 कंडीशन को पूरा करती है। तो सर वो 3 कंडीशन क्या है मैं बताता हूं। पहले तो आप ये समझ लो, ना तो ये स्टार्टअप है ना तो 3 कंडीशन को पूरा कर रही है, इसको 100% है। अब अनलिमिटेड किसको है,
स्टार्टअप कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से 10 साल कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की। और एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 प्रकार की कंडीशन पूरा कर रही है। सर कौन सी 3 कंडीशन? पहली कंडीशन, वो प्राइवेट कंपनी ना तो किसी की सब्सिडरी है ना तो किसी की एसोसिएट है। वो प्राइवेट कंपनी का जो बोरोइंग है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस करो और 50 करोड़ दोनों में से जो भी कम है उससे भी कम उसकी बोरोइंग होनी चाहिए। किससे सर? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से। आई रिपीट, वो प्राइवेट कंपनी है, हाँ सर, उसकी बोरोइंग, पहली बात तो वो किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी ना हो, ये पहली शर्त। दूसरा, उसकी बोरोइंग किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल का ट्वाइस और 50 करोड़ दोनों में से जो भी कम, उससे भी कम उसकी बोरोइंग होनी चाहिए। और इस बोरोइंग के रीपेमेंट में कभी भी उस प्राइवेट कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो। ये 3 शर्त जो प्राइवेट कंपनी पूरी करती है उसको बोला जाता है प्राइवेट कंपनी फुलफिलिंग 3 कंडीशन। तो स्टार्टअप कंपनी हो प्राइवेट, चाहे वो 3 कंडीशन पूरी कर रही हो, उनको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो सर नॉर्मल पब्लिक कंपनी मेंबर से डिपॉजिट ले रही है 35%, आईएफएससी पब्लिक कंपनी 100%, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप नहीं है ना तो वो 3 कंडीशन पूरी कर रही है, 100% की लिमिट है। और जो 3 कंडीशन पूरा कर रही है और जो स्टार्टअप है उसको कितना है? अनलिमिटेड, कोई 100% की भी लिमिट है नहीं, जितना लेना है उतना डिपॉजिट ले लो। अब सवाल आता है कि सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से जब डिपॉजिट ले रही है तो कितना डिपॉजिट ले सकती है? तो कहता है देखो, अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी में भी 2 चीज है, एक नॉन गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट। जो नॉन गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम, ऐसी एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, वो मेंबर से मैक्सिमम 10% लेगी और पब्लिक से मैक्सिमम 25% लेगी। लेकिन वही एलिजिबल कंपनी अगर गवर्नमेंट है तो वो 35% या तो पूरा मेंबर से ले ले, 35% पूरा पब्लिक से ले ले, इस पे कोई बाइफर्केशन नहीं है। समझा सर? अब मैं आपको एग्जम्पशन पढ़ाने चाहता हूं। एग्जम्पशन में आपको 2 प्रकार की चीजों का पढ़ाऊंगा। एक सेक्शन 73(1) का। 73(1) क्या बोलता है? कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो जो बैंकिंग कंपनी है, नेशनल एनबीएफसी है, नेशनल बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका काम ही यही है भाई साहब, जो लोगों को पैसे लेंड करती है, ये कहां जाएंगे? तो कहता है देखो भाई, वैसे तो मैंने आपको 73(1) पे बोला कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेगी, लेकिन मैं एग्जम्पशन बता रहा हूं। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी, ये 4 प्रकार की कंपनी ऐसी रहेगी जिसके ऊपर 73(1) लगेगा ही नहीं। यानी कि ये जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं, बिना सेक्शन 76 को कंप्लाई किए, बिना 73 इनके ऊपर लगे। 73(1) इनके ऊपर लगेगा ही नहीं, यानी कि 73(1) इनको प्रोहिबिट कर ही नहीं रहा है, 76 इनके ऊपर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। यानी कि सर ये वाला जो चैप्टर है, डिपॉजिट के जो प्रोविजन है, वो नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर लगता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रेडिंग कंपनी हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है सर। अब और कौन सा एग्जम्पशन है? मैंने आपको बताया सेक्शन 73 क्लॉज 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से लेके एफ, ये मेंबर से जब आप डिपॉजिट लेते हो तो भी लगता है, पब्लिक से लेते हो तो भी लगता है। कहता है 73 क्लॉज ए से लेके एफ में एफ को छोड़ दो, क्लॉज ए से लेके ई तो जो क्लॉज है, पहला कौन सा? डीपीटी 1 सर्कुलर इशू करना है, दूसरा अपना एक कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी है, तीसरा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व वाली बात डी ओमिटेड है, ई वाला बोलता है नो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट दोगे, एफ वाला सिक्योरिटी क्लॉज है, बोले एफ वाला लगेगा, ए से लेके ई नहीं लगेगा। बोले किसको? बोले 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी। कौन सी 3 प्रकार की प्राइवेट कंपनी? एक प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, एक प्राइवेट कंपनी जो 3 प्रकार की कंडीशन पूरी कर रही है, और तीसरा नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, ना तो स्टार्टअप है ना 3 प्रकार की कंडीशन पूरा कर रही है। बराबर हो गया सर? बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने आपको जब अभी लिमिट पढ़ाई थी कि प्राइवेट कंपनी जो है उसको कितनी लिमिट है? अनलिमिटेड है 10 साल के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, बात को ध्यान से समझना। जो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है उसको अनलिमिटेड जितना चाहे उतनी डिपॉजिट ले ले, ये 10 साल तक की छूट है, एग्जम्प्टेड है। लेकिन इसी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को जब ए से लेके ई तक के कंडीशन की एग्जम्पशन मिल रही है, वो 5 साल की ही मिल रही है। अगर आप देखोगे, देखो 5 साल, यानी कि अनलिमिटेड वाली एग्जम्पशन 10 साल तक है, क्लॉज ए से लेके ई तक की एग्जम्पशन 5 साल के लिए। ठीक है सर? अब बात को ध्यान से समझना, ये तीनों प्रकार की प्राइवेट कंपनी जिसको ए से लेके ई कंप्लाई नहीं करना है। किस लिए ए से लेके ई कंप्लाई नहीं करना है? कि आप जब भी अपने मेंबर से डिपॉजिट लोगे, आपको ए से लेके ई तक की कंप्लायंस की जरूरत नहीं, बस आपको बताना है कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड।
ये सारे एग्जम्पशन आपको तभी मिलेंगे जब आपने आरओसी के पास 92 पे एनुअल रिटर्न फाइल करके रखा हो और 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करके रखा हो। अगर आपने इन दोनों सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया है तो आप भले स्टार्टअप हो, भले आप 3 कंडीशन पूरी करने वाली प्राइवेट कंपनी हो, भले आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो जो अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज और एसपीए तक ही अपने मेंबर से क्या ले रही है, डिपॉजिट ले रही है, आप तीनों कंपनी को यह एग्जम्पशन नहीं मिलेगी ए से लेके ई तक की अगर आपने 92 और 137 का नॉन कंप्लायंस किया हुआ है। ठीक है सर। और किसको एग्जम्पशन है सर? एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये भी अगर अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और एसपीए तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, किससे? अपने मेंबर्स से, तो इसको भी क्लॉज ए से लेके ई नहीं लगेगा। सर एक बार नट शेल पे बता दो सर, किसको किसको नहीं है। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी ए से लेके ई कंप्लाई मत करो। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 प्रकार की कंडीशन पूरा कर रही है, ए से लेके ई कंप्लाई मत करो। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो स्टार्टअप है ना तो 3 कंडीशन पूरा कर रही है, तो क्या कर रही है? आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस एसपीए। आप स्टार्टअप भी नहीं हो, आप 3 कंडीशन भी पूरा नहीं कर रहे हो। आपकी डिपॉजिट की लिमिट कितनी है? बोले 100% है। बोले हाँ, इससे ऊपर तो नहीं जा रहे? बोले नहीं जा रहे हैं। तो आपको भी ए से लेके ई तक एग्जम्प्ट है। सर मान लीजिए ये प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप नहीं है, जो 3 कंडीशन पूरा नहीं कर रही है, ये 100% के ऊपर जाके डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है सर अपने मेंबर से, पहली बात कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो जब कर ही नहीं सकती, 100% तक ही है, तो बाय डिफॉल्ट इसको ए से लेके ई तक लगने वाला नहीं, क्योंकि अप टू 100% तक का क्या ले रही है? डिपॉजिट ले रही है। खत्म हो गई बात। आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए भी सेम है। अप टू 100% तक आप क्या ले रहे हो? डिपॉजिट ले रहे हो ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज और एसपीए। तो ठीक है भाई साहब, आपके ऊपर क्लॉज ए से लेके ई तक क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा। ठीक है सर, ये भी हुआ। अब पनिशमेंट की बात करते हैं 76 ए पे। अगर आपने 73 का नॉन कंप्लायंस करते हुए या 76 का नॉन कंप्लायंस करते हुए डिपॉजिट या तो इनवाइट किया या तो एक्सेप्ट किया, किसने? कंपनी ने। या चलो कंपनी ने नहीं किया, कंपनी ने अलाउ किया किसी को कि भैया आप हमारे बिहाफ में इनवाइट कर लो और एक्सेप्ट भी कर लो, तो कंपनी चाहे तुम खुद करो चाहे किसी को अलाउ करो, भाई आपको ये पूरा पैसा रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि 73 और 76 का कॉन्ट्रावेंशन है। साथ साथ में कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। मान लो आपने 2 करोड़ एक्सेप्ट किया 73 या 76 का नॉन कंप्लायंस करके, कितना किया? 2 करोड़। 2 करोड़ का डबल करो 4 करोड़। 4 करोड़ और 1 करोड़ दोनों में से कम क्या है? 1 करोड़। ये तो 1 का बेस फाइन हुआ। कहता है कोर्ट एनसीएलटी इसको बढ़ा के 10 करोड़ तक ले जा सकता है। यही ऑफिसर इन डिफॉल्ट की अगर बात करें तो इनको इंप्रिजनमेंट 7 साल तक हो सकता है, मिनिमम 25 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ का क्या लग सकता है? फाइन लग सकता है। और अगर आप इंटेंशनली फ्रॉड करने के इंटेंशन से गलत सर्कुलर पब्लिश किए हो तो 447 पे भी लायबल रहोगे। अब 74 जो है दोस्तों, ये ट्रांजिशन प्रोविजन है। मैं फटाफट बता देता हूं, एज सच इसका उपयोग नहीं है, क्योंकि ये कब का ट्रांजिशन प्रोविजन है, कब का जा चुका है। इस पे टोटल आपके 3 सबसेक्शन है। क्या कहता है? अगर कंपनीज एक्ट 1956 यानी कि 2013 वाला एक्ट था, उसके पहले वाले एक्ट पे आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, तो जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आता है, वहां से 3 महीने के अंदर आपको आरओसी को एक स्टेटमेंट देनी है कि पुराने वाले एक्ट से आपने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, कितने नंबर ऑफ डिपॉजिटर है और उनको रीपे करने का आपके पास क्या प्रोविजन है। फिर कहता है जैसे ही नया वाला एक्ट आया, वहां से 3 साल के अंदर आपको पुराना वाला जो डिपॉजिट है जो आपने 1956 के हिसाब से लिया था, वहां से 3 साल के अंदर आपको उसको रीपे कर देना है, जैसे ही नया वाला एक्ट आया, यानी कि 1/4/2014 से। आप एनसीएलटी के पास जाओ कि एनसीएलटी हमारे पास ना इतना जल्दी पे करने का प्रोविजन नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दो, तो एनसीएलटी आपको टाइम अलाउ कर देगी कि चलो आप 3 साल में मत पे करो, आप 4 साल पे कर दो। लेकिन ना तो आपने 3 साल पे किया, ना तो एनसीएलटी के द्वारा 1 साल बढ़ा के दिया, ना तो आपने 4 साल पे किया। इस केस के अंदर आपको पेनल्टी लग सकती है जो लगभग सिमिलर है जो ऊपर अपन ने पेनल्टी पढ़ी थी। देखो 1 करोड़ जो 10 करोड़ तक जा सकती है कंपनी के लिए, और ऑफिसर के लिए 25 लाख और 2 करोड़ जा सकती है। बस यहाँ पे क्या लिख दिया? बोथ लिख दिया। ऊपर पे ये बोथ वाला प्रोविजन नहीं था। बट 74 इज अ ट्रांजिशन प्रोविजन। तो 73 हुआ, 74 हुआ, 75 आपके सिलेबस पे है नहीं, 76 ए हो गया। ठीक है सर,
पढ़ते हैं जीवन में आगे। तो 73 हो गया, 74 हो गया, 76 हो गया, 76A हो गया। तो बच क्या रहा है सर? सर सारे अब रूल बच रहे हैं। आइए रूल को बहुत अच्छे से पढ़ा के लेता हूं आपको, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अब रूल पे जो मेजर रूल है दोस्तों वो आपको पहले पढ़ा देता हूं, जो मिसलिनियस रूल है वो आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, और लास्ट में नेगेटिव लिस्ट करवाने के साथ साथ क्वेश्चन कराऊंगा। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है देखो, बात को ध्यान से सुनो। रूल पे सबसे पहले मैं आपको टेन्योर ऑफ डिपॉजिट पढ़ाना चाहता हूं। कहता है प्रोहिबिटेड है, कोई भी कंपनी डिपॉजिट ना तो एक्सेप्ट करेगी ना रिन्यू करेगी। जो रीपेबल ऑन डिमांड है कि जब पैसा मांगा देना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। रीपेबल इन लेस देन 6 मंथ, कम से कम 6 महीने तो चाहिए, ये दोनों प्रोहिबिटेड है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है? स्टैंडर्ड बोलता है मिनिमम 6 मैक्सिमम 36 मंथ के लिए आप डिपॉजिट लोगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर लेस देन 6 मंथ के लिए भी डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट करना चाहती है, कर सकती है। मिनिमम 3 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए, और इस केस पे वो आपका 35%, 100%, अनलिमिटेड ये वाले लिमिट नहीं लगेंगे, आपको 10% वाली लिमिट लगेगी। क्यों? क्योंकि आप 6 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, मिनिमम 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यहां पे एक ही रेट लगेगा, वो 35%, 100%, अनलिमिटेड ये सब नहीं लगेगा। 10% तक ही आपका डिपॉजिट लिमिटेड रहेगा, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए का। ठीक है सर, यहां तक समझा। अब अगर ट्रस्टी की बात करें तो यहां पे ट्रस्टी कौन अपॉइंट करेगी? कंपनी। सिक्योर्ड डिपॉजिट के लिए ही लगेगा ट्रस्टी, अनसिक्योर्ड के लिए क्या है? ट्रस्टी क्या करेगा आके? ठीक है, रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी ट्रस्टी की, और ये रिटर्न कंसेंट ट्रस्टी की रीजनेबल प्रोमिनेंस यानी कि साफ शब्दों पे हर सर्कुलर पे आपको छापनी पड़ेगी जिससे आप डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हो और या एक्सेप्ट कर रहे हो। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आपको बनानी डीपीटी 2 में कम से कम 7 डेज पहले, जब आप सर्कुलर इशू करोगे उससे 7 दिन पहले आपको एक ट्रस्ट डीड बनानी डीपीटी 2 पे। सर कौन डिपॉजिटर ट्रस्टी नहीं बनेगा? पहला, जो कंपनी का खुद डिपॉजिटर है वो ट्रस्टी नहीं बनेगा। डायरेक्टर के, एमपी ऑफिसर और एम्प्लॉय, किसके? ना तो कंपनी के, ना तो एसोसिएट के, ना तो सब्सिडरी के, ना तो होल्डिंग के, ये ट्रस्टी नहीं बनेंगे। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को उधार दिया हुआ है, किसको? कंपनी को, एसोसिएट को, सब्सिडरी को, होल्डिंग को, और होल्डिंग की सब्सिडरी को, इनको फेलो सब्सिडरी बोला है। यानी कि आप जिसकी सब्सिडरी हो उसकी और भी एक सब्सिडरी है, तो आप दोनों फेलो सब्सिडरी हो गए। तो यहां पे भी आपका उधार नहीं होना चाहिए, आपका कोई पैसे से संबंधित रिश्ता नहीं होना चाहिए, आप कंपनी के गारंटर नहीं होने चाहिए, और 1 और 2 के रिलेटिव नहीं होने चाहिए। यानी कि जो कंपनी का डिपॉजिटर है आप उसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आप भी ट्रस्टी नहीं बनोगे। डायरेक्टर के, एमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय किसके? कैश के, कंपनी के, एसोसिएट के, सब्सिडरी के, होल्डिंग के, ये लोग तो नहीं बनेंगे, इनके रिलेटिव भी ट्रस्टी नहीं बनेंगे। कब? जब कंपनी डिपॉजिट ले रही होगी तब। आप समझ पा रहे हो? डायरेक्टर के, एमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय तो है ही है, किसके? कैश के, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग के, इनके रिलेटिव भी जो होंगे वो भी ट्रस्टी नहीं बनेंगे। ठीक है सर, अब अपन बात करें रिमूवल की, कि ट्रस्टी को अगर रिमूव करना है तो पहली बात तो ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन मीटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी में 10 डायरेक्टर है तो 10 के 10 डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में होने चाहिए। 10 डायरेक्टर है कंपनी में, 10 में से 5 अगर डायरेक्टर हैं जो प्रेजेंट है मीटिंग में, वो सारे के सारे फेवर पे वोट करने चाहिए। और कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन लगते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? हर लिस्टेड कंपनी को और कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सिर्फ पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन है। या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी उसको तो मैंडेटरी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप उस केस पे बैठते हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपकी कंपनी में हो गई। तो जिस बोर्ड मीटिंग में आप ट्रस्टी को रिमूव करने का रेजोल्यूशन पास कर रहे हो और आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अगर एप्लीकेबल है, तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आपकी कंपनी में मौजूद होना चाहिए उस बोर्ड मीटिंग में जहां पे आप रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास कर रहे हो। सर प्राइवेट कंपनी है सर, जैसे आपने बताया प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगता ही नहीं है, तो उस केस पे कैसे कंप्लाई होगा? कोई नहीं, जितने डायरेक्टर प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, जितने प्रेजेंट है वो फेवर पे वोट करेंगे सारे के सारे और उसको निकाल देंगे। ठीक है सर, ट्रस्टी निकल जाएगा। अब ट्रस्टी का काम क्या होता है? भैया 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर राइटिंग में साइन करके रिक्वेस्ट करेंगे तो मीटिंग बुलाना है। जब जब कंपनी की सिक्योरिटी कम होते जाएगी, जितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तब मीटिंग बुला के लेना। उसका यही काम है कि भैया सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करके रखने का है। ठीक है, प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट? भाई
दो तरीके से प्री मैच्योर रीपेमेंट हो सकता है, एक तो डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे और एक कंपनी खुद से कर सकती है। डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कब करेगा? 6 महीने के बाद ही रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन मैच्योरिटी के पहले रिक्वेस्ट करेगा। मान लो 36 मंथ के लिए डिपॉजिटर ने डिपॉजिट दिया था, 6 महीने बाद आ गया, लेकिन 36 मंथ के पहले आया, तो कहता है इस केस में कंपनी आप प्री मैच्योर रीपेमेंट कर देना, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मत करना। जिस इंटरेस्ट पे आपने डिपॉजिट लिया था ना, उससे 1% बस कम कर लेना, ज्यादा मत करना। लेकिन कंपनी अगर खुद से क्या कर रही है, प्री मैच्योर रीपेमेंट कर रही है, क्यों? वो डिपॉजिट की लिमिट को कंप्लाई करना चाह रही है। 10 साल तक के लिए स्टार्टअप थी, उसके बाद तो अनलिमिटेड थोड़ी रहेगी, लिमिट कम करना पड़ेगा। तो उसको कंप्लाई करने के लिए आप प्री मैच्योर रीपेमेंट कर रहे हो, तो आप 1% लेस नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। नेशनल इमरजेंसी के वक्त ये जो आर्मी के पर्सनल होते हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए, उनके फैमिली को बेनिफिट देने के लिए आप प्री मैच्योर रीपेमेंट कर रहे हो, इस पे भी आप 1% लेस नहीं करोगे। 1% लेस तभी होगा जब डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के बाद, लेकिन मैच्योरिटी के पहले। ठीक है सर, जीवन पे आगे बढ़ता हूं। तो मान लीजिए 8% में आपको दिया था, आपने 8% में डिपॉजिट लिया था, तो आप 7% उसको कर दोगे, 1% कम। अब कहता है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट, हायर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2 साल के लिए कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया 6% इंटरेस्ट पे, 1 साल बाद कंपनी इंक्रीज कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% कर रही है 3 साल के डिपॉजिट के लिए। तो आपने 2 साल का डिपॉजिट दिया था 6% में, अब कंपनी 3 साल का डिपॉजिट ले रही है, 7% दे रही है, उस पर 1% ज्यादा है। डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मेरा भी रिन्यू कर दो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कहता है इस केस में कंपनी अलाउ तो कर देगी डिपॉजिटर को कि चल भैया 7% कर देते हैं, लेकिन ओनली इफ द डिपॉजिटर रिन्यू करेगा लॉन्गर पीरियड के लिए। कितना लॉन्गर सर? 2 साल के लिए था, हाँ सर, 1 साल बाद ही आ जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए कि भैया मेरे को भी क्या कर दो, रिन्यू। तो कितना रिमेनिंग पीरियड बचा हुआ है सर? 2 साल के लिए दिया था, 1 साल बाद आ गया, रिमेनिंग कितना बचा है? 1 साल। तो जो रिमेनिंग 1 साल बचा ना, उससे ज्यादा के लिए रिन्यू कराएगा, यानी कि जितना अनएक्सपायर्ड बचा हुआ है उससे ज्यादा के लिए रिन्यू कराएगा, तो ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहता है कंपनी अलाउ करेगी डिपॉजिटर को कि रिन्यू कर लो 7% में, ओनली इफ द डिपॉजिटर रिन्यू द डिपॉजिट फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन रिमेनिंग 1 ईयर। आपका बचा हुआ कितना समय था, उससे ज्यादा के लिए जब आप रिन्यू कराओगे तो ही आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है सर। अब इस पे और भी कुछ मिसलिनियस बातें आती है, मैं फटाफट वो आपको करवा देता हूं। कहता है सबसे पहले अगर बात करें, लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉमिनी आप कभी भी अपॉइंट कर सकते हो। डिपॉजिट रिसीट आपको देनी पड़ेगी 21 डेज में। अब ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों कि 21 दिन कहां से गिनना है? जब से कंपनी को पैसा रिसीव हुआ या चेक रियलाइज हुआ या रिन्यूअल किया, वहां से 21 दिन में कंपनी को डिपॉजिट रिसीट देना है। रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, इस रजिस्टर में एंट्री होती है 7 दिन में। कहां से 7 दिन में? जब से आपने डिपॉजिट रिसीट दी है वहां से 7 दिन में आपको एंट्री करना है। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट। प्री मैच्योर पढ़ लिया, क्लोजर पढ़ लिया, रिटर्न आपको फाइल करना होता है डीपीटी 3 पे, स्टार्टिंग में पढ़ लिया। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ऑन और बिफोर 30 जून हर साल आपको क्या फाइल करना पड़ता है? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं जो यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती है, वो आती है नेगेटिव लिस्ट के बारे से। बाकी तो सारी चीजें मिसलिनियस थी जो थी। अब पहले मैं मोटे मोटे आपको चीजें पढ़ा दूं कि कौन कौन सी चीज को आपको डिपॉजिट नहीं मानना है, एक एक करके। शेयर एप्लीकेशन मनी है दोस्तों, हाँ सर है। कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव किया सर। अब अगर आपने इसके बदले सिक्योरिटी अलॉट कर दी तो शेयर एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट नहीं मानना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? कंपनी के पास कोई भी पैसा आ रहा है अपन उसको क्या मानते हैं? डिपॉजिट। लेकिन अब ये तो शेयर एप्लीकेशन मनी है, इसके बदले हमने सिक्योरिटी अलॉट कर दी तो ठीक है, फिर वो डिपॉजिट नहीं है। लेकिन अगर आपने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया तो एक काम करो, 15 दिन में क्या कर दो? रिफंड कर दो। सर 60 डेज में अलॉट भी नहीं किया, 15 दिन में रिफंड भी नहीं किया, अब इसको डिपॉजिट माना जाएगा 61st डे से। और मैं बताना चाहता हूं यहां पे रिफंड का मतलब है एक्चुअल रिफंड। आपने कोई एडजस्टमेंट कर लिया कि भैया मेरे को तो आपसे पैसे लेने ही थे, चलो रिफंड के बदले ये पैसे को उसी पैसे के साथ एडजस्ट कर लेता हूं जो पहले लेने थे। यहां पे एडजस्टमेंट इज नॉट इज इक्वल टू रिफंड। आपको एक्चुअली रिफंड करना पड़ेगा तो जाके इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर आप एडजस्ट किए तो डिपॉजिट मानेंगे। इसका क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, बस खत्म होने को आ रही है। आप किसी बैंकिंग कंपनी से, एसबीआई से या उसकी सब्सिडरी से या किसी कोऑपरेटिव बैंक से क्या ले रहे हो? लोन ले रहे हो।
इस केस पे भी आप इसको डिपॉजिट मानने वाले नहीं हो। आप किसी फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हो, शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के साथ रजिस्टर है उससे लोन ले रहे हो, ये भी डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी ले ही लेते हैं आपसे, तो डबल चैप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 5 भी लगाने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोई अमाउंट रिसीव कर रही है, डिपॉजिट नहीं है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला पॉइंट, मनी रिसीव हुआ किससे? डायरेक्टर से। डायरेक्टर कौन है? या तो प्राइवेट कंपनी का या तो पब्लिक कंपनी का। इसको डिपॉजिट नहीं मानना है। कब? सर वो एक रिटर्न डिक्लेरेशन देगा, कौन? डायरेक्टर, कि भैया ये जो पैसा मैं दे रहा हूं ये उधार लेके नहीं दे रहा हूं, ये मेरा खुद का पैसा है, और ये जितना भी पैसा दिया बोर्ड रिपोर्ट पे डिस्क्लोज किया जाएगा, इसको डिपॉजिट नहीं मानना है। लेकिन बात करूं रिलेटिव की, क्या डायरेक्टर का रिलेटिव डिक्लेरेशन देके लोन दे सकता है? हाँ, प्राइवेट कंपनी के केस पे पॉसिबल है। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी है। ओके, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहा है और राइटिंग में डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे खुद के पैसे ये मैंने उधार लेके नहीं दिए हुए, तो चलेगा। सर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव सर कंपनी को कुछ अमाउंट दे रहा है और डिक्लेरेशन भी दे रहा है। अब तो डिक्लेरेशन दे चाहे ना दे, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव कोई भी अमाउंट दे रहा है, डिक्लेरेशन से कोई लेना देना नहीं है, माना जाएगा डिपॉजिट। बराबर है सर, समझा सर। आगे बढ़ते हैं। अब डिबेंचर है। डिबेंचर अगर कंपलसरी कन्वर्टेबल है 10 साल पे तो फिर डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन 10 साल पे कन्वर्ट होना चाहिए। अगर 15 साल पे कन्वर्ट होगा तो फिर डिपॉजिट माना जाएगा। अगर विद इन 10 ईयर्स डिपॉजिट जो है वो डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, कंपलसरीली 10 साल पे इक्विटी पे कन्वर्ट हो जाएगा तो डिपॉजिट मत मानो। सर नॉन कन्वर्टेबल है लेकिन सिक्योर्ड है सर, टेंजेबल असेट पे सिक्योर्ड है सर, तो फिर डिपॉजिट मत मानो। सर नॉन कन्वर्टेबल है सर, अनसिक्योर्ड भी है लेकिन लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो भी डिपॉजिट मत मानो। यानी कि सर सिक्योर्ड है, डिपॉजिट मत मानो। कन्वर्टेबल है 10 साल पे, डिपॉजिट मत मानो। सर सिक्योर्ड भी नहीं है, कन्वर्टेबल भी नहीं है, लिस्टेड है ना, डिपॉजिट मत मानो। यानी कि सर ऐसा डिबेंचर जो अनसिक्योर्ड है, नॉन कन्वर्टेबल है, अनलिस्टेड है, उसको डिपॉजिट मानना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो डिपॉजिट वाले चैप्टर पे सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो किससे? एम्प्लॉय से। उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा मत लो। एनुअल सैलरी एम्प्लॉय की 12 लाख है, आप 14 लाख का उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो, भले उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो बट उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा है ना, पूरे 14 लाख को डिपॉजिट माना जाएगा। अब बात को सुनना, कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 50 करोड़ का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल रहा है प्रमोटर का कितना पैसा लगा है, तो बोले 2 करोड़ ही लगा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है मैं तुमको पैसे तभी दूंगा जब मेरी एक मैंडेटरी शर्त है। वो शर्त क्या है? प्रमोटर खुद पैसा लगाएगा। तो बोले प्रमोटर के पास तो पैसा होता तो आपके पास थोड़ी आता, बोले उसके रिलेटिव को लगाने बोलो या दोनों को आधा आधा लगाने बोलो, और ये पैसा अनसिक्योर्ड रहेगा। यानी कि लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है कि भैया मैं पैसे दूं उससे पहले प्रमोटर का या उसके रिलेटिव का या दोनों का थोड़ा थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन लगा होना चाहिए। मेरे पैसे को तो तुम डुबा दोगे लेकिन खुद का पैसा लगा रहेगा तो सोच समझ के डिसीजन लोगे। तो लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलता है मैं लोन दूंगा जरूर, लेकिन मेरी शर्त है प्रमोटर या उसका रिलेटिव या दोनों आधा आधा अनसिक्योर्ड लोन कंपनी में डालेंगे तो मैं पैसे दूंगा। तो पैसे प्राप्त करने के लिए इनने जुगाड़ करके अनसिक्योर्ड लोन कंपनी में लाया है। ये जो पैसे हैं ये लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की शर्त की वजह से आए हैं, तो ये एग्जम्प्टेड माने जाएंगे। कैसे? यानी कि प्रमोटर ने और उसके रिलेटिव ने या दोनों ने मिलके जो अनसिक्योर्ड लोन कंपनी को दिया है इसको डिपॉजिट नहीं मानना है, क्योंकि ये लोन लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंडीशन की वजह से लगाया गया। बराबर है क्या? तो बोले ये एग्जम्प्टेड माना जाएगा। इसको, इस पैसे को आप डिपॉजिट नहीं मानोगे, लेकिन इसको तब तक डिपॉजिट नहीं मानना है जब तक ये लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रीपे नहीं हो जाता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन जैसे ही रीपे हो गया तो प्रमोटर और उसके रिलेटिव के द्वारा अनसिक्योर्ड लोन को डिपॉजिट माना जाएगा। ठीक है सर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोई प्राइवेट कंपनी, देखो स्टार्टअप कंपनी बोलूंगा तो दिमाग में प्राइवेट कंपनी ही आनी चाहिए। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, वो किसी पर्सन से लोन ले रही है, कब उसको डिपॉजिट नहीं मानना है? तो बोले 25 लाख और मोर का अमाउंट एक बार में आ रहा है सिंगल ट्रांच पे। सिंगल ट्रांच में यानी कि एक बार पे किसी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को 25 और मोर लाख आ रहे, 25 लाख और मोर। आई रिपीट, फटाफट देखो मैंने लाख बोला क्या, आइए फटाफट देखना। तो
कितना अमाउंट आ रहा है स्टार्टअप कंपनी को, फटाफट देखिएगा, एक ही सेकेंड दोस्तों, ये देखिए, लोन 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 लोन, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, कहाँ गए हो आप स्टार्टअप, हाँ जी, 25 लाख और मोर, 25 लाख और मोर किसी स्टार्टअप कंपनी को मिल रहा है, किसी भी पर्सन से, 25 लाख और मोर, सिंगल ट्रांच पे, कन्वर्टेबल नोट के थ्रू, एक बार में 25 लाख और मोल कन्वर्टेबल नोट के थ्रू। सर क्या होता है कन्वर्टेबल नोट, या तो 10 साल पे ये इक्विटी पे कन्वर्ट हो जाएगा, या तो 10 साल पे इसका रीपेमेंट हो जाएगा। तो आई रिपीट, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है, ओके, सिंगल ट्रांच में 25 लाख और मोर आ रहा है। सर मान लो 20 लाख आएगा तो क्या करेंगे भाई, अब 20 लाख में एग्जम्पशन नहीं है, एक बार में 25 लाख और मोर आना चाहिए। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, एक बार में 25 लाख और मोर आ रहा है, कन्वर्टेबल नोट के थ्रू आ रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, या तो 10 साल पे रीपे हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ओके, इस 25 लाख या उसके ऊपर वाले अमाउंट को अगर ये सारी शर्त पूरी होती है, डिपॉजिट नहीं मानना है। सर किसी गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, अपनी गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, या कहीं से पैसा आ रहा है जिसकी रीपेमेंट की गारंटी सीजी और एसजी ने दी है, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन सिटीजन से, फॉरेन बैंक से, फॉरेन कोलैबोरेटर से पैसे आ रहा है, इन सब को आपको डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर रखना है। ठीक है सर, यहां तक की बातें हो गई। अब और बताइए सर किसको किसको डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर रखना है। निधि कंपनी कोई डिपॉजिट ले, निधि कंपनी मेंबर से क्या लेती है, डिपॉजिट, उसको डिपॉजिट नहीं मानना है। सब्सक्रिप्शन टू चिट फंड डिपॉजिट नहीं है। आरबीआई के द्वारा कमर्शियल पेपर इशू किया गया या कमर्शियल पेपर के जैसा कुछ इशू किया गया, इसको भी डिपॉजिट नहीं मानना है। सर हमने ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने के लिए कोई एडवांस लिया है, ठीक है, एडवांस लिया गुड्स और सर्विस के लिए, 365 डेज के अंदर जब से एडवांस लिया है, गुड्स या सर्विस दे दो, 365 डेज के अंदर चलेगा। लेकिन आपका डिस्प्यूट हो गया, गुड्स और सर्विस देने के लिए आपने एडवांस लिया था, डिस्प्यूट हो गया, तो 365 डेज वहां पे नहीं लगेगा। सर मान लीजिए गुड्स और सर्विस के लिए एडवांस लिया था, 365 डेज में ना तो गुड्स दिया ना तो सर्विस दिया, ना कोई लीगल डिस्प्यूट है सर, अब क्या, अब डिपॉजिट मानेंगे। 365 डेज में दे दिया तो चलेगा, नहीं तो डिपॉजिट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने एडवांस लिया, सर कितना एडवांस लिया, 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख रुपए एडवांस लिया, बाकी के 8 लाख बोले साल भर बाद जब रजिस्ट्री करेंगे तब, तो ठीक है, साल भर बाद 8 लाख रुपए ले लेना, रजिस्ट्री करवा लेना, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी बस दे देना, हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है सर। सर हमने परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, कोई बात नहीं, हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए एक कंपनी को मैंने 4 करोड़ रुपए दिए, वो बोले 4 साल लगेगा प्लांट एंड मशीनरी को आपके यहाँ इंस्टॉल करने में, कोई बात नहीं, कैपिटल गुड्स के लिए एडवांस दिया था, प्लांट एंड मशीनरी लगेगा ना, 4 साल का प्रोजेक्ट है, उसको भी डिपॉजिट नहीं मानना है। अब बात को ध्यान से सुनना, ये वाला एक फ्यूचर मेंटेनेंस सर्विस करके कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल पे आप किसी लैपटॉप कंपनी में गए, बोले भैया देखो साल भर की वारंटी रहेगी लैपटॉप में, अगर वारंटी को एक्सटेंड कराना चाहते हो तो 5,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, 4 साल के लिए वारंटी और एक्सटेंड हो जाएगी। अब बात को ध्यान से सुनना, कहता देखो जब भी कोई फ्यूचर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस फ्यूचर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो आप एडवांस में पैसे लेते हो उसको डिपॉजिट मानना है कि नहीं मानना है। तो कहता है आमतौर पर मुझे एक बात बताओ, मार्केट में कितनी वारंटी एक लैपटॉप के लिए देते हैं, तो बोले आमतौर पर 3 साल के लिए देते हैं। तो बोले ठीक है, 3 साल और 5 साल, विच एवर इज लोअर, यहां पे देखो लिखा हुआ है प्रिविलेंट एज पर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस 5 साल, ठीक है। कहता देखो पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस मस्ट नॉट एक्सीड, जितना आपका कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है 3 साल या 5 साल, दोनों में से जो भी कम। तो मैंने क्या बोला, आमतौर पर मार्केट में लैपटॉप के लिए 3 साल की वारंटी दी जा रही है, तो 3 साल और 5 साल दोनों में से कम क्या है, 3 साल। तो कहता है अगर आपने 3 साल की वारंटी के लिए एडवांस लिया है तो वो डिपॉजिट नहीं है, लेकिन अगर आपने 3 साल से ज्यादा के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडवांस लिया तो उसको डिपॉजिट माना जाएगा। यानी कि सर जो मार्केट में बिजनेस प्रैक्टिस चल रही, जितने साल के लिए या 5 साल, दोनों में से कम देखना है, तो कम क्या आया, 3 साल, तो 3 साल के लिए आप वारंटी देने के लिए एडवांस लो, डिपॉजिट नहीं मानेंगे, उसके ऊपर करोगे 3 साल के ऊपर, डिपॉजिट माना जाएगा। ठीक है सर। सर मैंने ना एक लॉ फर्म के अंदर मैंने आपको एक बात बतानी है कि जो लॉ फर्म वाले होते हैं ना, वो एक वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज आते हैं उनका पूरा पब्लिकेशन आता है उस वेबसाइट में।
30,000 रुपए साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है, आप एडवांस में देते हो, तो जितने भी केस लॉ डिसाइड होते हैं वहां पे आते हैं डिटेल में। तो मैंने 30,000 रुपए एडवांस दे दिया था उस वेबसाइट वाले को जो मेरे को इलेक्ट्रॉनिकली सारे जजमेंट दे रहा था, तो मैंने किसी पब्लिकेशन के लिए एडवांस में पैसे दिए है, इसको भी आपको डिपॉजिट मानना नहीं है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं फटाफट आपको लेके चलता हूं कि इसमें मैंने 5 कौन से क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आपको फटाफट इसके बारे से आइडिया लग जाए। नेगेटिव लिस्ट भी हो गई, डेफिनेशन भी हो गया, 73 भी हो गया, 74 भी हो गया, 76 भी हो गया, 76 भी हो गया, रूल्स भी हो गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, आइए फटाफट बताता हूं। देखो दोस्तों, लिखता है बताइए शेयर एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट मानना है क्या, कब। बोले आरएस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, 50 लाख रुपए वो रिसीव करती है 1 जून 2019 को, ठीक है। 60 डेज में अलॉट करने पे फेल हो जाती है, ठीक है सर। 5 लाख, उस 50 लाख में 5 लाख रुपए एक मिस्टर खन्ना नाम के कस्टमर का था, उसको एडजस्ट कर लिया बुक एंट्री बोल के। कैसे एडजस्ट किया, ये जो मिस्टर खन्ना है ना, 50 लाख में मिस्टर खन्ना का 5 लाख था, खन्ना ने भी शेयर एप्लीकेशन मनी में पैसे लगाए थे, यानी कि उस 50 लाख में 5 लाख खन्ना का था, उसने भी शेयर के लिए अप्लाई किया था। बट कंपनी को खन्ना से, क्योंकि वो कस्टमर है, कुछ पैसे ऑलरेडी लेने थे, तो कंपनी ने क्या बोला, खन्ना तुझे वापस करेंगे 5 लाख, इससे बढ़िया अपन एडजस्ट ही कर लेते बुक एंट्री पे, बराबर है क्या। ये कब किया उसने, 30 जुलाई 2019 को कंपनी ने किया। आपको बताना है, कंपनी सेक्रेटरी का कहना है कि पूरे के पूरे 50 लाख को 31 जुलाई को हम मान लेंगे डिपॉजिट। अब बात को ध्यान से सुनना, 1 जून को आपने क्या किया, 50 लाख रिसीव किए, इसका 60 दिन कब खत्म होगा, 31 जुलाई को 60th डे खत्म होता है। अभी भी 15 दिन रिफंड करने के लिए अवेलेबल है। आप 50 लाख को पूरे को डिपॉजिट नहीं मान सकते 31 जुलाई को, क्योंकि अभी भी 15 दिन रिटर्न करने के बचे हैं। लेकिन कंपनी ने 30 जुलाई को, यानी कि ठीक एक दिन पहले 5 लाख को एडजस्ट किया, और मैंने बताया था एडजस्टमेंट को रिफंड नहीं बोला जाता। तो आपने जो एडजस्टमेंट कर लिया ना, अब ये डिपॉजिट माना जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट इज नॉट इज इक्वल टू रिफंड। तो 31 जुलाई को पूरे 50 लाख को डिपॉजिट नहीं मानेंगे, सिर्फ 5 लाख को डिपॉजिट मानेंगे, और बचा हुआ 45 लाख अभी भी शेयर एप्लीकेशन मनी है, जिसको अगर कंपनी 15 दिन में रिटर्न कर देती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर नहीं करेगी 15 दिन बाद, उसको 45 लाख को क्या माना जाएगा, डिपॉजिट माना जाएगा। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है बताइए पब्लिक कंपनी जो है क्या वो डिपॉजिट ले सकती है। प्ले वर्ल्ड लिमिटेड करके एक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 20 है, शेयर प्रीमियम 10 है, फ्री रिजर्व 30 का है, टर्नओवर 510 करोड़ का है। तो पहली बात तो पब्लिक कंपनी हो गई, टर्नओवर 510 करोड़ यानी कि 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो एलिजिबल भी हो गई। क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। अब कहता है इसको 2 प्रपोजल आए हैं। पहला 50 करोड़ पब्लिक से लेना है 36 मंथ के लिए, ठीक है, और दूसरा 5 करोड़ लेना है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जो आप 5 महीने में क्या कर दोगे, रीपे कर दोगे। तो देखो 2 चीज आई है, पहला तो 50 करोड़ 36 मंथ के लिए, ठीक है भैया, 50 करोड़ 36 मंथ के लिए ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो। 36 मंथ के लिए 50 करोड़ लेना है। अच्छा एक बात यहां पे अपने को यह बताना है दोस्तों, एक एक करके अगर मैं आपको लेकर चलता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछी थी। कहता है भैया देखो पब्लिक कंपनी है, हाँ, एलिजिबल है, हाँ, क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है, हाँ, 36 मंथ के लिए ले सकती है, हाँ। अब इसमें पूछा था रिजोल्यूशन क्या लगेगा, तो सीधी सी बात है, 181C की लिमिट में रहोगे तो OR लगेगा, 181C की लिमिट के बाहर रहोगे तो SR लगेगा। फिर कहता है इसको 5 करोड़ की भी जरूरत है शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, 5 महीने में पे कर देगा। कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम 3 महीने चाहिए। ये क्या बोल रहा है, मेरे को 5 महीने के लिए चाहिए, तो ठीक है भैया 5 महीने, 3 महीने से ज्यादा है, कितना चाहिए, 5 करोड़। अब 5 करोड़ अगर चाहिए तो अपने को देखना है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और SPA कितना है, 20 करोड़, 30 करोड़, ये 60 करोड़ का अगर 10% करोगे तो 6 करोड़ आएगा। इसको कितना चाहिए, 5 करोड़, ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा प्यारा है, बात को ध्यान से समझना। कहता है विक्की लिमिटेड है, हाँ जी है, पेड अप शेयर कैपिटल 70 करोड़, 20 करोड़ और ये टोटल कितना हो गया, 110 करोड़। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, 50 करोड़ की। कंपनी को पब्लिक से डिपॉजिट लेना है, तो पहली बात तो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है क्या, हाँ सर। क्यों, क्योंकि नेटवर्थ 110 करोड़ की हो गई है और पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है उसको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, ले सकता है। पहला 4 मंथ के लिए लेना चाहता है, कोई बात नहीं, 4 मंथ के लिए ले ले, 10% का ही रहेगा, तो 10% यानी कि कितना, 110 का 10% करूंगा तो 11 करोड़ आया, ठीक है सर। अब कहता है
प्लान बी 36 मंथ का है, लॉन्ग टर्म, बराबर है क्या? तो एक तो कहता है 4 महीने का प्लान है और एक प्लान बी है 36 मंथ का। तो अब बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर ये प्लान ए में 4 महीने का डिपॉजिट ले लेता है तो अगर देखोगे प्लान ए में कितना हो गया, 11 करोड़। तो अब भाई पब्लिक कंपनी हो, मेंबर से आप मैक्सिमम 10% ले सकते हो, पब्लिक से 25% ले सकते हो। तो 25% में तुमने 10% तो प्लान ए में ले लिया, जिसको तुम पे करोगे कितने महीने में, 4 महीने में, बचा कितना, 15%। तो बचा हुआ जो 15% है वो आएगा 16.5 करोड़। क्यों बचा हुआ 15? अरे टोटल आप मेंबर से 25%, टोटल आप नॉन मेंबर से यानी कि पब्लिक से टोटल 25% ले सकते हो। 10% आपने प्लान ए में ले लिया, तो बचा हुआ जो 15% है यानी कि 16.5 करोड़ जो है वो आप प्लान बी में लोगे, ज्यादा थोड़ी करोगे। लेकिन अब कहता है, मान लो एक वेरिएशन लाते हैं, मान लो प्लान बी ही सिर्फ प्लान बी है, प्लान ए है ही नहीं, मान लो सिर्फ प्लान बी है और प्लान बी में आप इस विक्की लिमिटेड को मान लो कि ये होल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है। आई रिपीट, प्लान ए को भूल जाओ, कहता है सिर्फ प्लान बी है 36 मंथ का, और मान लो विक्की लिमिटेड एक होल्ली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, तो 35% लगेगा। तो 35% किसका, 110 करोड़ का 35% सीधा 38.5 करोड़ आप पब्लिक से ले लो। लेकिन जब क्या कहता है, जब आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, प्लान ए पे आप ले रहे हो 4 महीने का, फिर प्लान बी में ले रहे हो 36 मंथ का, तो प्लान ए पे 10% चले गया, बचा प्लान बी में कितना आएगा, 15%। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता देखो एक प्राइवेट कंपनी है, ये स्टार्टअप नहीं है, ना तो किसी की एसोसिएट है, ना तो किसी की सब्सिडरी है। पेड अप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी पी में 8, 10 और ये हो गया 15 करोड़। ठीक है सर, टोटल बोरोइंग जो है वो 17 करोड़ की है। ठीक है सर, कभी भी स्टैट्यूटरी फाइलिंग पे आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया 92 का एनुअल रिटर्न देने में, 137 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और डिपॉजिट के में भी कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं है। आप मेंबर से ही सिर्फ डिपॉजिट लेना चाहते हो, लेकिन आप डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाना नहीं चाहते। और दो प्रपोजल है आपके पास, एक तो 20 करोड़ लेना चाहते हो मेंबर से 7% में, 14 करोड़ लेना चाहते हो 8% में। अब ये क्वेश्चन बड़ा आपको क्लियर इशारा कर रहा है, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर आता है कि आपको बनाना नहीं है, बोर्ड बोलता है हम नहीं बनाएंगे। तो ये एग्जम्पशन कब मिलता है, जब तो आप प्राइवेट कंपनी हो जो स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप नहीं हो, या तो आप 3 कंडीशन पूरी करने वाली कंपनी हो। सर वो 3 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आप एसोसिएट और सब्सिडरी नहीं हो, ठीक है, आप नहीं हो, क्वेश्चन में दिया है। दूसरी शर्त है कि आपका जो लोन और बोरोइंग होगा वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल के ट्वाइस और 50 करोड़ दोनों में से जो कम है उससे कम होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़ है, इसका डबल करो कितना आता है, 16 करोड़। अरे भैया आपकी बोरोइंग ही 17 करोड़ की, कम कहां से होगी? तो आप वो 3 कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहे हो, तो आपको एग्जम्पशन कब मिलेगी? आप प्राइवेट भी नहीं हो, 3 कंडीशन भी पूरा नहीं कर रहे हो, तो अब आपको एग्जम्पशन मिलेगी जब आपका डिपॉजिट आपके पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए के 100% तक रहेगा। तो 15 करोड़ तक का अगर आप डिपॉजिट लोगे तो आप डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। आपके पास 2 प्रपोजल है, 20 करोड़, क्या ये 15 करोड़ से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, तो भैया एग्जम्पशन तो नहीं मिल पाएगा। फिर आता है 14 करोड़, 14 करोड़ की बात आ रही है, 14 करोड़, तो क्या ये 15 करोड़ से कम है? हाँ, यानी कि आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए तक का डिपॉजिट ले रहे हो। हाँ सर, एसपीए तक का डिपॉजिट ले रहे हैं 8%, तो ये वाले प्रपोजल के साथ आप जा सकते हो बिना डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बनाए, बराबर है। लेकिन अगर आप ये 20 करोड़ वाले में जाओगे तो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व आपको बनाना पड़ेगा। मैं 5 में चलता हूं दोस्तों। कहता है देखो कंपनी ने डिपॉजिट लिया है 100 करोड़ का 30 जून को 12% के हिसाब से, रीपेबल है 3 साल पे, तो 100 करोड़ पे 12% हर साल, 12 12 12 36 करोड़, तो टोटल 136 करोड़ होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के। सिक्योरिटी क्रिएट किए ट्रस्टी के फेवर पे 60 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ हो रही है। अब ट्रेडमार्क और गुडविल को तो लूंगा ही नहीं क्योंकि वह इनटेंजिबल असेट है, हमको बोला था टेंजिबल असेट पे ही चार्ज क्रिएट करना है 76 पे, तो 60 करोड़ 20 करोड़ और ये कितना हो गया, टोटल 100 हुआ। जो ऊपर का 36 करोड़ है इंटरेस्ट का, उसका तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, तो क्या ये वैलिड चार्ज है? बिल्कुल भी ये वैलिड चार्ज नहीं है, 76 के हिसाब से ये वैलिडली चार्ज नहीं है, ठीक है, यानी कि आपने गलत तरीके से चार्ज क्रिएट किया है। अब कहता है देखो 3 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव हुआ है प्राइवेट कंपनी को फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का रिलेटिव
लोन दे सकता है, अमाउंट दे सकता है, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है, उसके डायरेक्टर का रिलेटिव डिक्लेरेशन देगा कि भैया ये बोरोड फंड नहीं है। उसने ये डिक्लेयर किया कि मेरी माँ ने मुझे इस पैसे को गिफ्ट दिया था, तो ठीक है, माँ ने गिफ्ट दिया कर किसका हो गया, बेटे का हो गया। तो बेटा कहीं उधार लेके तो नहीं ला रहे ना, क्या इसको डिपॉजिट मानेंगे? नहीं, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक का लेक्चर बहुत जबरदस्त समझ में आया है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। 1 घंटे के अंदर अपन ने पूरा का पूरा डिपॉजिट युद्ध स्तर पे खत्म कर लिया है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर से कोई सवाल बनना चाहिए। तो जाते जाते कमेंट में मैनिफेस्टेशन करके जाइएगा, इस बार लॉ पे 80 बार बराबर है। फिर चाहे आपका जनवरी पे अटेम्प्ट हो, फिर चाहे आपका मई 26 पे अटेम्प्ट हो, फिर चाहे सितंबर 26 में हो, फिर चाहे आप इसके बाद क्यों ना देख रहे हो, इस बार लॉ पे 80 बार। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।